साहब सब जानते ही हैं, विदित है कि पिछली 11 तारीख को प्रदेश में अचानक जो वर्षा की अधिकता और फिर पहाड़ों से जो पानी आया, एक बाढ़ की स्थिति बनी। लगातार हमारी सरकार, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन लोगों के बचाव के लिए, व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए पहले दिन से ही एक्टिव हो गया था। पूर्व तैयारियों में वैसे हम बाढ़ राहत के जो हमारे रेगुलर मीटिंग होती हैं बाढ़ के रोकथाम के नाते से, जैसे मैंने पहले ही बताया कि हम हर वर्ष 2 बार ये मीटिंग करते हैं, एक बार जनवरी में और एक बार मई में, जबकि पूर्व के वर्षों में केवल एक बार मई के अंदर मीटिंग होती थी। लेकिन हम उसको पूर्व एक प्रकार से अनुमान के हिसाब से, या जहाँ कहीं पिछले काम करने की आवश्यकता लगती है तो हमने जो शीघ्र जल्दी करने के काम, छोटे काम हैं, आने वाले समय में बाढ़ से प्रभावित वो इलाका ना हो सके, तो शॉर्ट टर्म काम वो हम जनवरी में जब शुरू करते हैं मई जून तक पूरे हो जाते हैं। कुछ काम दीर्घकालिक होते हैं, वो फिर अगले वर्ष के अंदर जाकर के पूरे होते हैं। मई में इसका आंकलन भी करते हैं, कितने काम हो गए, कितने रह गए। पर्याप्त हमारी व्यवस्थाएं ठीक थी, लेकिन जो कि पानी जिस कदर और जिस मात्रा में आया उसका अनुमान लगाना कई बार कठिन होता है। अगर मैं आंकड़ों से बताऊं तो 8 जुलाई और 12 जुलाई के बीच ये जो 5 दिन का अवसर वक्फा है, इस 5 दिन में सामान्य तौर पर जो रेगुलर पिछले आंकड़े हैं 28.4 मिलीमीटर वर्षा होती है, लेकिन इस बार ये 110 मिलीमीटर, पूरे राज्य की बात बता रहा हूँ, 110 मिलीमीटर वर्षा हुई, जो लगभग 400% बन जाती है, यानी पिछला उसके ऊपर 300% अधिक। और अगर इन 4 जिलों के विशेष तौर पर अगर मैं बात करता हूँ, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, पंचकुला और अम्बाला, यमुनानगर में 32.8 mm होती है, 122 mm हुई। कुरुक्षेत्र में 32.9 mm होती है, 300.8 mm हुई, अर्थात 9 गुना। पंचकुला में 53 mm होती है, 422.8 mm हुई। अम्बाला में 58.5 mm होती है, 359 mm हुई। कहीं भी इन 4 जिलों में 8 गुना, 9 गुना, 10 गुना ये वर्षा हुई। कुल मिला के इसके कारण से प्रभाव हुआ। हमारा अपना पानी अपने क्षेत्र में फैलता है और उनको अपनी नदियों के माध्यम से आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया हिमाचल से बड़ी मात्रा में पानी आया, खास करके यमुना में भी, खास करके मारकंडा में भी, टांगरी में और घग्गर में, और साथ में छोटी नदी है भले सरस्वती, जिसका मात्र 200 क्यूसेक पानी की क्षमता है, वहाँ भी 2000 क्यूसेक पानी उन दिनों में आया 3 दिन लगातार। तो इस पानी के कारण से बाढ़ जैसी स्थिति बनी। 12 जिले हमने और बाढ़ प्रभावित घोषित किए हैं। वो 12 जिले हैं पंचकुला, अम्बाला, करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, सिरसा, फतेहाबाद और यमुनानगर बताया मैंने, यमुनानगर। तो ये सब 12 जिले, जिसके अंदर कुल मिलाकर जिन गांवों में पानी भरा है बाढ़ का 1353 गांव और 6 MCs, जिसमें 3 तो पूर्ण रूप से अम्बाला शहर, अम्बाला छावनी और बराड़ा, 3 आंशिक रूप से, थोड़ा एरिया पंचकुला का भी एक आध बाढ़ में पानी आया है, कुछ बस्तियों में कुरुक्षेत्र में आया है, कुछ बस्तियों में शाहबाद में आया है। तो से 6 म्यूनिसिपैलिटीज़ भी इससे प्रभावित हुई है। हम लोगों ने बचाव के कार्य कराते से जो आंकड़े अभी तक हमारे पास आए हैं, इन सब गांवों में तुरंत जिला एडमिनिस्ट्रेशन के लोग वो पहुंचे, जहां SDRF की, NDRF की आवश्यकता थी वो हमने भिजवाई, सेना के लोग वहां गए, स्थानीय जितनी शक्ति थी वो सब लगी ही है। हमारी पुलिस भी, सामान्य जो पुलिस के काम होते हैं उसके अतिरिक्त बचाव कार्यों में, सेवा कार्यों में वो भी लगे। कुल मिलाकर 41 राहत शिविर लगाए गए
जिसमें 6,629 लोग वहां पहुंचे। कुल आज भी 1774 लोग अभी उन कैंपों में रह रहे हैं, शेष अपने घरों को वापस चले गए हैं। ऐसे सब शिविरों में हमारे स्वास्थ्य विभाग ने भी इलाज के लिए शिविर लगाए। 147 गांव में फॉगिंग कराई गई है। 2500 ORS पैकेट दिए गए हैं और जिन लोगों का छोटी मोटी बीमारी के कारण से इलाज हुआ, ऐसे 37,500 लोगों का इलाज हुआ। पशुओं के लिए चारा, पानी की आपूर्ति, दवाएं, और जहाँ कहीं शिविर थे उनमें भी ये सारी व्यवस्थाएं हमने सब की। इस चारे पर जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट का जो फंड है उसमें से प्रति जानवर 80 रुपया प्रतिदिन और छोटे जानवर के लिए 45 रुपया प्रतिदिन ये राशि भी उनको भेजी गई है ताकि उस खर्च से वो अपना कार्य कर सकें। जहाँ तक क्षति का अनुमान है, अभी तक आंकड़े निरंतर जुटाए जा रहे हैं, फिर भी मोटे रूप से 35 लोगों की अभी जानकारी, जो पुख्ता जानकारी मिली है कि जिनकी मृत्यु हो गई, जो इस स्थिति में अपनी जान गंवा बैठे। ऐसे ही घायलों की संख्या पूरी एकदम एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग घायल हैं, कुछ हॉस्पिटलाइज्ड हैं। सब जिलों में स्थिति तो सामान्य हुई है, पानी उतर गया है, लेकिन अभी 2 जिले इस समय भी प्रभावित हैं, फतेहाबाद और सिरसा, जहां पानी अभी एक सीमा से अधिक अभी भी चल रहा है, क्योंकि घग्गर के पानी का जितना बहाव राजस्थान की तरफ हो जाना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। वहाँ के पैसेज भी उतरे और आगे जाके नदी नहीं रहती, वो फिर पानी फैलता है और फैलाव के कारण से पानी का जो खिंचाव बनता है आगे की तरफ वो नहीं बना है। धीरे धीरे वो पानी उतर रहा है। बाढ़ प्रभावित इलाके में जो पशुओं के भी शिविर हमने लगाए हैं, पशुओं का टीकाकरण ये प्रारंभ हो चुका है। 50 लाख पशुओं को भी टीके लगाए जा चुके हैं ताकि उनको किसी प्रकार की बीमारी ना हो। मकान जो अभी तक आंकड़ा मिला है, 125 मकान गिर गए हैं, एक प्रकार से पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। 615 मकानों को आंशिक नुकसान ये पहुंचा है। तो इस प्रकार से यह आंकड़ा है। पशुओं में लगभग 50 गाय और भैंस, ऐसे ही 50 भेड़ बकरी, 872 सुअर और 2500 मुर्गियां अभी तक रिपोर्ट जो हुई है इनकी डेथ हुई है। इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफ़ी नुकसान हुआ, जैसे सड़कें हैं, पुल हैं, पेयजल योजनाएं हैं, लघु सिंचाई की योजनाएं हैं, बिजली आपूर्ति, इनके भी जो केंद्र हैं उनके भी नुकसान हुए हैं। उसमें बहाल कार्य, उनकी सारी सर्विसेज को बहाल करने के लिए प्रशासनिक सचिवों को हमने इन सब जिलों में एक्टिव किया है। एक एक हमारे प्रशासनिक सचिव पहले से उन जिलों में जाते हैं, लेकिन इस आपदा के समय सबको निर्देश दिया गया कि इन जिलों में जाकर के इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, डिप्टी कमिश्नर्स के सहयोग करें और उसमें सारी चीज़ स्पीडली हो जाए। इनकी मरम्मत के लिए हमने एससी की अध्यक्षता में कमेटियां गठित कर दी हैं। सड़कों की मरम्मत के लिए वो अपने लेवल पर 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का कोई भी काम है उसको करा सकेंगे और 1 करोड़ से ऊपर के सब काम इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल जो बनाया गया है उसके ऊपर लोड करेंगे और वहाँ भी स्पेशल एक टेंडर निकाल करके 7 दिन के अंदर अंदर ऐसे सब कामों को कराने का प्रयत्न किया जाएगा। जो अनुमान अभी तक आया है नुकसान का, जैसे खास करके जो हमारे डिपार्टमेंट्स के द्वारा बनाए जाने वाले जितने प्रोजेक्ट्स हैं उसमें लाइनिंग, बांध, नदियों के किनारों के कटाव, जो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, लगभग 399 प्रोजेक्ट्स के ऊपर ये नुकसान हुआ है और अभी जो उसका अनुमान लगा है कि 90 करोड़ रुपया उसके ऊपर खर्च आएगा। 1142 किलोमीटर लंबी 996 सड़कें ऐसे हैं जो तुरंत जिसकी मरम्मत की आवश्यकता रहेगी, कहीं उसको नया बनाने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। 230 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए भी लगेगा।
बारिश और बाढ़ से राज्य में 3,369 खंभे बिजली के वो या टेढ़े हो गए हैं या गिर गए हैं। 1477 ट्रांसफार्मर्स जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफर रहते हैं, ट्रांसफार्मर होते हैं, ये सब क्षतिग्रस्त हुए हैं। इस पर भी विभाग का अनुमान है कि 22 करोड़ 8 लाख रुपया इसके ऊपर खर्च आएगा। सरकारी पशु औषधालय और पशु चिकित्सालय ये भी लगभग 1.25 करोड़ रुपया इस पर खर्च आएगा। हमने प्रारंभ में ही सभी डिप्टी कमिश्नर्स को एक प्रारंभिक राशि भेजी थी ताकि उनको अकस्मात कोई आवश्यकता पड़ती है उसमें वो खर्च कर सकते हैं। उनको लगभग 4 करोड़ रुपया हमने 4.5 करोड़ रुपया भेजा था, उनके डिस्पोजल पर रखा था ताकि इमीडिएट कोई भी अरेंजमेंट को आवश्यकता हो उसमें कर सकते हैं। और उसके बाद भी सभी उपायुक्तों को जो भी इस प्रकार की हानि है, नुकसान है, उसके लिए पावर्स डेलीगेट की गई हैं। पहले ये पावर्स बहुत कम होती थी, सिर्फ 20,000 रुपये डिप्टी कमिश्नर की पावर होती थी, लेकिन जो ऊपर के अधिकारी होते हैं वो अपनी पावर को डेलीगेट कर सकते हैं। तो हमारे एफसीएल साहब ने इनके पास जो पावर्स थी सभी डिप्टी कमिश्नर्स को डेलीगेट की है और जितना वो मुआवजा तुरंत आवश्यकता हो वो दे सकते हैं। वैसे हमने उसके लिए अभी जिनका मुआवजा इन सारे विषयों को लेकर, चाहे मकान है अथवा कोई और नुकसान हुआ है, पशुओं की डेथ हुई है या कोई घायल हुए हैं, जो लोग मृत्यु हो गई जिनकी, उनके परिवारों के प्रति भी हमारी सहानुभूति है। उन ऐसे लोग जो जान खो चुके हैं, खो गए हैं, उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं हम। उनके लिए 4 लाख रुपया प्रति व्यक्ति ये मुआवजा हमने घोषित किया है और बहुत जल्दी वो मुआवजा जो है उनके परिवारों तक पहुंचा दिया जाएगा। बाकी जितना भी आंकलन करना है, इसमें एक विषय है क्रॉप्स का, क्योंकि खेती का भी बहुत नुकसान जैसा पानी भरा है हमको मालूम है हुआ है। अब इसमें चूँकि खेती का विषय आता है, इसका आंकलन भी बहुत आसान नहीं होता, समय लगता है। और अभी चूँकि बिजाई का समय चल रहा है और बिजाई के समय में हमारे पास ये भी रिपोर्ट्स हैं कि ऐसे अवसर पर अगर बिजाई का समय होता तो उसके ऊपर दोबारा बिजाई भी हो जाती है। तो अगर 31 जुलाई तक दोबारा बिजाई होती है तो उसका अलग प्रकार से विचार किया जाएगा। और जिन फसलों की बिजाई नहीं होगी, जहाँ पानी उसके बाद भी उतर नहीं पाएगा, उनके लिए अलग से विचार किया जाएगा। लेकिन हमारे जो पहले से प्रावधान हैं मुआवजा देने के, वो सारे इस पर भी लागू होंगे, अर्थात 15,000 रुपये एकड़। क्योंकि इसमें इंश्योरेंस वगैरह के लोग इंश्योरेंस नहीं देते हैं जब तक वो पक्की फसल के हिसाब से ही देते हैं, और अभी इंश्योरेंस हुआ भी नहीं है, वो भी प्रोसेस में है। लेकिन हम वो 15,000 रुपया 100% का जो खराबा है उसके हिसाब से हम देंगे। उससे कम अगर कहीं क्षति है तो उस हिसाब से जो रेट्स हमारे हैं, इसमें थोड़ा सहायता केंद्र भी करता है, लेकिन कुल मिलाकर के प्रदेश केंद्र का 15,000 रुपये की राशि है। मोटे रूप से जो पैडी का एरिया है जिसका नुकसान बताया जा रहा है, इसमें दोबारा पैडी की बजाय इस समय हो सकती है। जहाँ पानी उतर गया है वहाँ दोबारा से रुपाई हो जाएगी, जहाँ पानी अभी नहीं उतरा है वहाँ कठिनाई आएगी। तो इसमें अभी एकदम अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि कितना इसका नुकसान होगा। शुगर केन जहाँ खड़ा है पानी वहाँ भरा है, लेकिन उसका नुकसान ज़्यादा नहीं होता है। वो 3 दिन में 4 दिन में पानी जहाँ उतर जाएगा उसको कठिनाई नहीं आएगी। अगर कहीं ज़्यादा कठिनाई आएगी तो जहाँ चारा है, फॉडर है, वो चूँकि एक बार नुकसान हो जाता है, या सब्जियाँ हैं वो नुकसान होता है उनकी सबके। और इसी प्रकार से जो कॉटन है, कॉटन के खेतों में भी नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई भी अब शायद दोबारा से नहीं हो पाएगी। मेज़ है, पल्सेस हैं, खरीफ ऑयल सीड है, और जो फुटकर जितनी भी फसलें होती हैं, तो ऐसे लगभग ये 18,000 एकड़ ऐसी चीज़ें हैं जो प्राय समाप्त ही है। उनका तो लगभग 15,000 जैसे मैंने बताया जाएगा। बाकी फसलों का हम निर्णय जो है 31 जुलाई के बाद जिनकी आवश्यकता रहेगी, जहां नुकसान हो चुका है दोबारा भरपाई उसकी नहीं हो सकती है, उसका हम निर्णय करेंगे। क्योंकि इस बार मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर भी हमने किसानों को ये कहा है कि वो 31 जुलाई तक अपनी फसल का ब्यौरा ज़रूर भरें। थोड़ा 15 दिन पहले किया है, लेट करने से फिर कई बार समय मिलता नहीं है, कठिनाइयाँ आती है हमको उसका आंकलन करने में, और फिर उसकी प्रोक्योरमेंट करने में भी कई बार प्रोक्योरमेंट शुरू हो जाती है और रजिस्ट्रेशन साथ साथ चल रहा होता है। अभी हमने जैसे देखा सूरजमुखी में उनका आखिर तक प्रेशर आके 2 दिन के लिए और खोल दे, 2 दिन के लिए और खोल दें। व्यवस्था यदि करनी है तो बुआई के तुरंत बाद रजिस्ट्रेशन हो जाए, और उसके 15 दिन में 31 जुलाई के बाद 15 अगस्त तक हमारा डिपार्टमेंटल सारा जितना उसको सर्वे करके उसकी मॉनिटरिंग करना, उसको चेकिंग करना, वो सब चलेगा। और फिर भी कोई खेत रह जाएंगे
तो फिर डिपार्टमेंट उसको रजिस्टर करेगा, ताकि 15 अगस्त के बाद कोई खेत ऐसा न बचे जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। पहली बार हम ये कर रहे हैं कि जितनी एग्रीकल्चर लैंड है, चाहे वो फसल प्रोक्योरमेंट होनी है या नहीं होनी है, चाहे खाली भी रह गई है, तो भी उसका रजिस्ट्रेशन हमने इस बार प्रोत्साहन दिया है किसानों को कि सारी जितनी ज़मीन है उसका रजिस्ट्रेशन करें, और पूरी ज़मीन करने के बाद एक उनसे केवल पोर्टल पर टिक कराएंगे कि मैंने अपनी पूरी ज़मीन का रजिस्ट्रेशन कर दिया है। जैसे ही वो टिक करेगा, 100 रुपया एक पुरस्कार के रूप में कहें, कोई उसको ऐसा मेहनताना नहीं कर सकता, लेकिन पुरस्कार के रूप में 100 रुपया उसके खाते में तुरंत जाएगा। एक पुरस्कार की योजना पूरे प्रदेश की भी हमने बनाई है, जिसमें ट्रैक्टर, जिसमें मोटरसाइकिल और जिसमें मोबाइल, ये भी उसमें इनाम रखे हैं, ताकि सब जो अपनी ज़मीन को पूरा कर लेंगे तो प्रोत्साहन के नाते से कुछ इनाम भी रखे जाएंगे। हमारा कृषि विभाग उसको डिक्लेयर करेगा जल्दी, ताकि रजिस्ट्रेशन पूरी 100% हो। ये हमारा उसके पीछे टारगेट है। उसमें मुख्य रूप से तो चारा है, फॉडर। कॉटन इस क्षेत्र में होती नहीं है, कम होती है, 1500 एकड़ फॉडर है, यानी कॉटन है। 1000 एकड़ के लगभग मक्का है, बाकी फुटकर हैं 200-500 एकड़, ज़्यादा नहीं। ये 18,000 बता रहे, 13,000 14,000 तो फॉडर है, बाकी फुटकर हैं। फॉडर को बिजाई दोबारा अगर 15 अगस्त तक नहीं होती, पानी खड़ा है, मैंने बताया ये सारे आंकलन 31 जुलाई के बाद करेंगे। हमने फॉडर के लिए अलग से जो पशुओं को जहां हमने शिविर लगाए हुए हैं उनको 90 रुपये प्रतिदिन और 45 रुपये प्रतिदिन फॉडर के नाम से वो देना था कि उनके चारे की जो आवश्यकता है वो वहाँ से पूरी हो जाए। लेकिन बाकी जगह क्या दोबारा बिजाई हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, उसका पैसा उस हिसाब से 31 जुलाई को हम निर्णय करेंगे। उसके बाद आंकलन दोबारा से आएगा, तब हम करेंगे। अब हो सकता है इससे कम हो, ज़्यादा हो, वो देखेंगे। पशुओं के लिए भी अलग से, जैसे रेट्स डिजास्टर प्रबंधक जो हमारा डिजास्टर फंड है, उसमें 4 लाख रुपया जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है, ऐसे दिव्यांगता में भी 40 से 60% दिव्यांगता 74,000 रुपये, 60 से अधिक होने पर 2.5 लाख रुपये। दुधारू पशु जो हैं उनमें भैंस, गाय, ऊँट आदि 37,500 रुपये, भेड़, बकरी, सुअर 4,000 रुपये, ढुलाई वाले पशु ऊँट, घोड़ा, बैल 32,000 रुपये, बछड़ा, गधा, टट्टू, खच्चर, बछिया 20,000 रुपये, मुर्गी 100 रुपया। तो इस प्रकार से रेट्स अलग अलग तय हैं। जितना क्लेम कोई क्षतिपूर्ति पोर्टल में ये डलना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद हमारी डिप्टी कमिश्नर की जो टीम है उसको जो भी सर्वे कराएंगे, करवा के जैसे जैसे क्लियर करते जाएंगे। ये पोर्टल 1 महीने तक खुला रहेगा इस बाढ़ प्रभावित जो नुकसान हो उसके लिए, और हर सप्ताह उसमें जो कुछ जानकारी मिलेगी उसका सर्वे करने के बाद कमेटी उसको अप्रूव करेगी। हर सप्ताह जो आएगा वो मुआवजा साथ साथ जाता जाएगा, पूरा आखिर तक नहीं। जो जितना जल्दी भरेगा उस हिसाब से उसका मुआवजा देंगे। मकानों के हिसाब से भी मैंने कहा फसलों के लिए 31 जुलाई कहा, इस पोर्टल के लिए हमने 1 महीना कहा है। ये तो क्या कल से शुरू हो जाएगा, कल से ही शुरू कर देंगे। हाँ, अभी कल 20 जुलाई, 20 अगस्त तक भी रखेंगे इसको। हाँ, ये जो बाकी चीज़ें हैं, मानो पशु है या मकान है या और चीज़ें, वो और 2 दिन लग जाएंगे, उसमें उन्होंने कुछ मॉडिफाइज में करना होगा। लेकिन जिस दिन चालू कराएंगे उसके 1 महीने तक उसको चालू रखेंगे। लोगों से हमने अपील की है कि सावधानी बरतनी बहुत आवश्यक है। खास करके बीमारियां फैलने का जो डर होता है उसमें सबसे पहला तो स्वच्छता, हाइजीन, पानी है उसको उबाल कर पिएँ। छोटी मोटी तकलीफ होती है तो तुरंत उसको संज्ञान में लेकर के उसको डॉक्टर को दिखा करके उसमें इलाज के लिए आगे बढ़ें। मेडिकल कैंप्स स्वास्थ्य विभाग जगह जगह लगा रहे हैं। जहां गांव में प्रभावित हुए हैं, जो गांव 578 गांव ऐसे हैं जहां पानी भरा ज़्यादा और वो निकलने में भी थोड़ा सा देरी लगी है, उसके अंदर वैसे तो 380 गांव ऐसे जिसके अंदर पानी रिसीड होना शुरू हो गया, तो भी उसमें 200 गांव ऐसे हैं जिसमें धीरे धीरे पानी अब घटना आगे शुरू हो जाएगा, वर्षा अगर नहीं आती है तो।
शहरों में भी 33 वार्ड हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। 23 वार्ड में से पानी निकल गया है, 10 वार्ड ऐसे हैं जो अभी भी पानी है। मेडिकल कैंप्स अभी तक जो लगाए गए हैं, 2878 कैंप लगाए हैं। कहीं बुखार की शिकायतें हैं, कहीं गैस्ट्रोएंटराइटिस इसकी शिकायतें हैं, सांप के काटने की भी शिकायतें मिली हैं 38, लेकिन उसका इलाज हो गया है, हो रहा है। कोई सांप के काटने से मरने का तो कोई समाचार नहीं है अभी। स्किन डिजीज के पेशेंट भी काफ़ी आए हैं, 5,500 लगभग। हेल्थ डिपार्टमेंट हर एक जिले के हिसाब से संबंधित गांव में एक्टिव हैं हमारे। कुल मिलाकर के मित्रों, जितने विषय ध्यान में थे, अभी हमारे डिपार्टमेंट ने काम शुरू कर दिया। ड्रेनेज की जो व्यवस्था है, जहां टूट गए हैं उनको भी नदियों के तटबंध मजबूत करना, जल निकासी की मशीनरी, पंप सेट, पाइपलाइन, नाव आदि, ये सब अभी भी इंटैक्ट हैं। और जैसा मैंने बताया, फतेहाबाद और सिरसा जिला, उनकी आवश्यकता जो अभी भी है उसको पूरा किया जा रहा है। कोई बात आपके ध्यान में आती है तो बता सकते हैं। सर, ये 35 जो मौत हुई है, इसमें कितने बच्चे महिला पुरुष? एज वाइज अभी आंकड़ा तो नहीं है। महिला पुरुष ऐसा है कि मुझे लगता है ये संख्या थोड़ा और बढ़ेगी, क्योंकि हमें एक सूची अलग से भी मिलती है सीआईडी की तरफ से भी, उसमें 5-7 नाम अभी और हैं जो हमने कंफर्म करने हैं। तो वो सारी कंफर्मेशन होने के बाद अगले 7 दिन के अंदर अंदर सारी सूची कंफर्म करके और इनको मुआवजा सबको भिजवा दिया जाएगा। और एक और बात, हमारे अपने दयालु योजना में तो थोड़ा आयु के हिसाब से उसका कंपनसेशन होता है, लेकिन बाढ़ प्रभावित डिजास्टर फंड में आयु का कोई उसमें वो नहीं है, ना महिला ना पुरुष ना आयु, वो तो सबको जो डेथ हुई है 4 लाख रुपए सबको मिलेगा। ऐसा कि अभी कल ही उनसे हमारी बात हुई है, काम थोड़ा ज़्यादा था, उन्होंने और रविवार तक का समय मांगा कि रविवार को रिपोर्ट देंगे, क्योंकि उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी ध्यान में आ रही हैं जो दिल्ली सरकार भी अगर समय पर करती तो चीज़ें इतनी बदतर नहीं होती। वहाँ नदी का जो अपना एरिया है, उस एरिया में एनक्रोचमेंट्स, लोगों को निकाला नहीं गया, फिर उसका रास्ता उतना ही भिड़ा हुआ। और वहाँ सिल्ट भी सब जगह ज़्यादा से ज़्यादा मिली है। सिल्ट के कारण से पानी ऊपर उठा, और पानी ऊपर उठने के कारण से जो आवाज़ आ रही है कि वहाँ 11 लाख क्यूसे हो गया, 10.5 लाख क्यूसे हो गया, 3,65,000 3,69,000 मैक्सिमम निकला है यहाँ से। तो 3,69,000 अगर मानो हरियाणा का पानी वर्षा का जोड़ भी लिया जाए तो पहली बात तो है जितना यहाँ से निकलने के बाद फैलता है उतना ही मानो नया आता है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। 50,000 बढ़ जाता है, 1 लाख बढ़ जाता है, कोई कारण नहीं है 11 लाख क्यूसेक के पैरामीटर का। तो इसलिए उस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है वो। लेकिन मैं अभी आज आम आदमी पार्टी के जो नेता उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उन्होंने ये कहा है कि दिल्ली सरकार ने हरियाणा सरकार को पहले से ही पत्र लिखा था ये गेट्स को लेके। और दूसरी उन्होंने ये भी बड़ा आरोप लगाया कि साजिश के तहत जो पूरा पानी है दिल्ली में छोड़ा गया, जबकि जो ड्रेन्स थी वो खाली पड़ी थी। यूपी वाला तो आपने पहले भी क्लियर किया, बताया था कि वो जो कहते हैं कि ड्रेन्स नहीं है, वो नहरें हैं। नहरों में और ड्रेन में अंतर होता है, ध्यान इतना रखना चाहिए। ड्रेन्स और रिवर्स ये एक नेचुरल फ्लो का एक विषय होता है कि नेचुरल फ्लो उन्हीं में से जाएगा। नहरों में से नेचुरल फ्लो कभी नहीं जाता। नहरें बनाई जाती हैं आवश्यकता के लिए, वो पीने के पानी की आवश्यकता, वो नहरी सिंचाई के पानी की आवश्यकता, जहाँ पानी अवेलेबल होता है वहाँ से उसको कोई बैराज बना करके निकाला जाता है। हाथनी कुंड एक बैराज है, उस बैराज पर पानी जब आता है तो उसका जो लेवल है उस लेवल को 1 लाख क्यूसेक तक अगर वो लेवल रहता है तो नॉर्मली 5,000 क्यूसेक उत्तर प्रदेश को और 18,000 क्यूसेक हरियाणा, ये 23,000 क्यूसेक पानी उसमें से निकलता रहता है, बाकी वहाँ स्टोर रहता है। लेकिन जब पानी फ्लड टाइप ऐसा आता है तो ये CWC की गाइडलाइंस हैं, जो अपर यमुना रिवर बोर्ड है, कि आप लोगों को उस समय वो बंद रखने हैं अपने गेट्स, बल्कि मुझे तो शायद जानकारी है कि ऑटोमेटिकली बंद होते हैं।
वो जैसे ही पानी ज़्यादा फ्लो होता है ऑटोमेटिकली बंद इसलिए होते हैं कि अगर उस पानी का प्रेशर उस टेम्परेरी स्ट्रक्चर पर अगर पड़ेगा तो वो कुछ भी बहा के ले जाएगा। बड़े बुल्डर भी आ सकते हैं, पानी की गति भी तेज़ होती है, क्योंकि पहाड़ में से क्या चीज़ कब आ जाए कोई पता नहीं लगता है। तो उसको सुरक्षित रखने के लिए उसको बंद रखते हैं। इसलिए 23,000 क्यूसेक के कारण से ये सारा शोर मच गया, तो उसका कोई अर्थ नहीं है। 3,70,000 और 23,000 उस अच्छा पहली बार ऐसा नहीं है। इससे पहले भी हर वर्ष जैसे 1 लाख से ऊपर पानी बढ़ता है उस पानी को रोका जाता है। रोकना के कारण एक तो रिस्क कम होता है, और दूसरा अपना भी जो बरसात का पानी क्षेत्र का होता है वो उन नदियों उन नहरों में से ही आगे बढ़ता है। फिर उनको कहीं नदियों में डाइवर्ट करना पड़ता है, कहीं साउथ हरियाणा में हमको लिफ्ट करना पड़ता है। नहीं तो पानी जहाँ फैलेगा, जहाँ पानी की वर्षा बढ़ेगी, उसको जो निकालने के रास्ते हैं या तो नेचुरल ड्रेन्स है अथवा ये नहरें भी। नहरें पानी लाने के काम आता है, कहीं नीचे की तरफ बहाने के लिए ले जाने का काम आता है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर इनको सूझबूझ होती और ये एसवाइल बनी हुई होती तो आज जो पानी इनके यहाँ फैला है पंजाब में जिसका शोर बजाते हैं उससे बच जाते। हम क्या करते क्या नहीं अलग बात है, हम उसको साउथ हरियाणा में ले जाते या हमको राजस्थान भेजते, लेकिन उनका पानी और नीचे आ सकता था। एक अल्टरनेटिव एक पैसेज एसवाइल के रूप में उनको मिलता। अभी भी जहाँ जहाँ पंजाब के एरिए नज़दीक लगते थे एसवाइल के, पानी उभर करके वो एसवाइल में आया। एसवाइल यहाँ पूरे उफान पर थी उस दिन, और उसी दिन इधर से टांगरी, उधर से घग्गर, उधर से एसवाइल और उधर से नरवाना मेन ब्रांच, नरवाना भाखड़ा जो ब्रांच है वो भी फुल चली है। वो सारे आकर के जुई जनसुई के आसपास वो सब मिल गए। ये जो कुरुक्षेत्र के अंदर नुकसान हुआ वो सारा उसी कारण से हुआ कि सब तरफ से पानी का प्रेशर वहाँ आ गया। ये तो सारे वहाँ मिलते हैं जाकर के, यानी कुरुक्षेत्र से लेके कैथल तक ये एरिया, इन सब पानी के इकट्ठे होने के बाद वहाँ मिला है। उसके बाद पानी आगे रिलीज होते होते धीरे धीरे हो गया। तो इसलिए नहरों के ऊपर बरसात के पानी, बाढ़ के पानी का कभी भी डिपेंडेंसी नहीं बन सकते। नहरें डिपेंड हो जाएगी। नहरें इरिगेशन के पानी के लिए हैं, नदियों के पानी के लिए नहीं। आईटीओ बैराज जो है उनको परमानेंटली सौंप दिया जाए उनके हरियाणा के अधिकार क्षेत्र में, तो क्या कोई इस पर विचार होगा? देखिए ये इंटरस्टेट बातें होती हैं। अब इंटरस्टेट बातों में एक वो हरियाणा के जिम्मे है, एक वो उत्तर प्रदेश के जिम्मे है, और एक इनके अपने जिम्मे दिल्ली के जिम्मे। वजीराबाद किसके? वजीराबाद दिल्ली के पास है, आईटीओ हरियाणा के पास है, और ओखला जो है उत्तर प्रदेश के पास है। तीनों स्टेट्स के इंटरेस्ट हैं, और तीनों स्टेट्स में पानी को रेगुलेट करना पड़ता है। ज़्यादा हो तो छोड़ना पड़ता है, कम रह जाए तो उसका फिर डिस्ट्रीब्यूशन ठीक करना पड़ता है। इसलिए ये ज्वाइंट, अब जैसे भाखड़ा में है, बीबीएमबी में, भाखड़ा में भी सभी जो स्टेट्स हैं सबके अपने स्टेक होल्डर्स हैं, तो स्टेक्स हैं, तो कोई ना कोई प्रतिनिधि वहाँ आकर, चाहे पावर के हों, चाहे सिंचाई के हों, चाहे बाकी हों, वो सब मिलकर के ही सब देखते हैं। अगर उन्होंने ऐसा हमको लिखा है तो मैं इस बात में कोई दिक्कत नहीं हमको कि सारे जितने ये बैराज हैं इन सबको ज्वाइंटली भी देखे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हरियाणा सब कुछ छोड़ देगा ऐसा नहीं। हरियाणा का स्टेक आगे भी है हमारा, आगे फरीदाबाद जिला, पलवल जिला, नूंह जिला, 3 जिले ऐसे हैं जो यमुना नदी के इस पानी के ऊपर डिपेंड है। और इसमें जो कठिनाई आई थी, मुख्य कठिनाई, वो मैं पहले भी बता चुका, आज फिर बता रहा हूँ। वास्तव में इसके मेंटेनेंस में है तो हरियाणा के अंडर, मेंटेनेंस में जो इंद्रप्रस्थ पावर हाउस था वही एक्टिव था, और वही जो है इसमें फीड करता था, उसी कारण से उसकी मेंटेनेंस होती थी। वो 2018 में, अब वो तो दिल्ली का ही, इंद्रप्रस्थ तो दिल्ली का ही था, इंद्रप्रस्थ पावर हाउस दिल्ली का था, वो 2018 में बंद हो गया। वो बंद होने के बाद चिंता तो उनकी करनी चाहिए थी, उनको करनी चाहिए थी कि हमारे इसको मेंटेन करने के लिए हम जो है इसको आपूर्ति करेंगे। 2018 के बाद कभी नहीं आया। 2022 में कोई एक पत्र आया जो फाइलों में हमको पता है कि आया है वो, लेकिन उसमें तो इतना ही था कि हमारे हवाले कर दो। उस समय भी उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ यहाँ कठिनाई आ सकती है, केवल इतना ही है जैसे हम कहते हैं एसवाइल बना के दे दो, अब एसवाइल बना के दे दो, सुप्रीम कोर्ट में चला गया विषय। वो विषय इस मामले नहीं है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को तो हमारा जो फ्लड रिलीफ, फ्लड के जो ये जो मीटिंग्स हम करते हैं, क्या इसको बोलते हैं, फ्लड कंट्रोल बोर्ड, तो फ्लड कंट्रोल बोर्ड उनके यहाँ ही बना हुआ है। फ्लड कंट्रोल बोर्ड में एक बार भी उन्होंने ये विषय हमको नहीं कहा कि हाँ हम जो है तीनों जो बैराज हैं इनकी सफाई की चिंता ज्वाइंटली कर लें या अलग अलग कर लें, या उनको कोई ध्यान में आया कि हमारा नहीं हो रहा है। अब तो सारे लोग तो अपना ठीक है, जहाँ साधन आएंगे साधन का ठीक करेंगे। उन्होंने एक बार भी ये नहीं टोका, हमें कहा हमारे यहाँ तो पैसा जाता नहीं था, बल्कि अब तो बाद में डिमांड की है
कि भाई ठीक है उसको पैसे को दो, एक उसके 4 या 3 गेट खुल भी गए, कितने खुले? हाँ, 2-3 खुल गए तो विदिन 48 आवर्स सारे खुल गए। हाँ, ये बात पे थोपड़े सही है ना, थोपड़े सही है। दिल्ली सरकार जो सारा ये जो सही है कि फ्लड गेट यहाँ पर आईटी वाला पार्ट है, जो हमारे वाला पार्ट है, भले ये इंद्रप्रस्थ 2018 में बंद हो गया, लेकिन हमारा किसी अफसर का कोई कंट्रोल तो होगा, कोई जिम्मेदारी तो होगी ना, जिसके अंदर हम देख रहे हैं। नहीं, कंट्रोल तो साउथ जो हमारा इरिगेशन का वो है, उनके जब दिल्ली का है। 5 साल में हमारे अफसर ने भी किसी ने देखा कि वो फ्लड गेट बंद है, उसके मेंटेनेंस होती नहीं, उसकी आवश्यकता भी नहीं पड़ी ना, कभी इतना पानी कभी आया नहीं। नॉर्मल जितना हर साल आता था हर साल निकलता था। वो तो क्या है कि उसकी राज को देखने के लिए नहीं, आखिर जिम्मेवारी तो होंगे ही, बंद रहे, दिमाग तो होंगे ही। इसीलिए हमने आगे बढ़ करके अगर कमेटी बनाई तो हमने बनाई है, इसलिए बनाई है कि हमें वास्तविकता पता तो लगे कि किस लेवल पर क्या बात उठाई गई, कब किसी ने उठाई। लेकिन उसमें मान लो हमारे यहाँ से अगर नहीं हुआ तो प्रभावित तो दिल्ली ज़्यादा हो रहा है ना। दिल्ली प्रभावित हो रहा है तो दिल्ली को अपनी सेफ्टी के लिए कोई चिंता करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी? फिर दूसरा, उनको ये ऑफर करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए? भैया पावर हाउस का जो पैसा आता है उसके मेंटेनेंस के लिए उनको उसका पैसा देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था? दिल्ली के लोग पैसा देने में तो इतना, यानी जैसे समझते हैं सब फ्री हो जाए, सब फ्री कभी नहीं होता। ये तो सुप्रीम कोर्ट के कहने के कारण से हम जो पानी है नहर का जो 750 क्यूसेक हमको देना है और वो 1000 से ऊपर दे रहे हैं, 1070 क्यूसेक, 1049 क्यूसेक हम दे रहे हैं, 730 है 700, तो हम 300 से ऊपर क्यूसेक उनको ज़्यादा दे रहे हैं। और साथ में उसमें लिखा हुआ कि इस पानी का पैसा हरियाणा को मिलना चाहिए, और हम मांग के थक गए, नहीं देते हैं वो। सुप्रीम कोर्ट ने हाँ, ये तो नियम है। वो सब ये कह रहे हैं, पैसा मांगा, वो ये कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता। हाँ, हम मांगते हैं। जितना भी एक्स्ट्रा जो बस 700 कितना 3,000 Amount करोड़ हो गया, amount 400 कितना करोड़ होगा? हो गया, 5,000 करोड़ हो गया, ये तो 100 करोड़ का। नहीं, 5000 तो नहीं है, हैं? कितना भी 150 करोड़ का। 5000 तो नहीं है, तो 250 क्यूसेक पानी जाता है उसका, इतना बड़ा रेट है। सीएम साहब वो ये कह रहे हैं, एक मिनट, एक वो आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि सीएम साहब ने जो टेक्निकल जो टीम भेजी है, टेक्नोक्रेट है, वो कहते हैं उन्हीं की टीम है और दिल्ली जाके वो पॉलिटिकल बयानबाजी कर रहे हैं। नहीं, कोई बयानबाजी नहीं करते हैं। हम उनके लोगों को भी लेंगे, यमुना बोर्ड के लोग जो हाईएस्ट टेक्निकल आदमी हो सकते हैं वो हम लेंगे। हमने कोई इसमें से छुपाना कुछ नहीं है। हम तो कहते हैं मानो इस बार अभी कुछ हुआ तो आगे तो रोक ठीक करना कि नहीं करना, या इसी राजनीतिक जोड़ तोड़ में लगे रहेंगे। हम चाहते हैं कि ये चीज़ें ठीक हों, और ठीक करने के लिए अगर 18 से लेकर आज तक लापरवाही बरती उन्होंने तो उसको आगे तो ठीक कराना है ना हमने। और हम तो कहेंगे कि भी आप पैसा जमा कराओ, क्योंकि अगर इंद्रप्रस्थ पावर हाउस ने पैसा जमा नहीं कराया है तो पैसा कौन जमा कराएगा? उन्होंने ही कराना है। बल्कि सर इसमें एक छोटी सी बात ऐड कर दें कि 2022 में जो चिट्ठी लिखी थी उन्होंने गेट्स की बंद होने की, 32 गेट हैं वैसे तो, 4 छोड़ दें, और उस वक्त बिजली का कनेक्शन भी काट दिया उन्होंने। 18 में तो मेंटेनेंस बंद की थी, 22 में कनेक्शन भी काट दिया। बिजली तो उन्होंने देनी है, अपने खर्चे पे रिस्टोर कराया उसको, कनेक्शन को, क्योंकि 28 गेट तो फिर भी खुले थे ना, उनको ऑपरेट तो करना पड़ता है। और सीएम साहब, एक मेरा छोटा सा सवाल है, जब भी बाढ़ आती है तो पॉलिटिकल बयानबाजी शुरू होती है। केजरीवाल साहब ने आपको इल्जाम लगाए, आपने पंजाब पे इल्जाम लगाया। नहीं, मैंने कभी कोई इल्जाम नहीं लगाया। आपने कल परसों कहा सर, मैंने कहा मजाक का विषय नहीं। बन जाती होती तो पंजाब में, अब तो मैं तो एक फैक्ट बताया, इल्जाम नहीं बताया। पंजाब के मिनिस्टर आप पे बयान लगाते हैं भी आपकी और मतलब ये आज के दौर में जब पाकिस्तान ने भी गेट खोल दिए, मतलब एक सीएम लेवल पे कोई ऐसी मीटिंग नहीं हो सकती, अधिकारी लेवल पे भाई मीटिंग हो सकती सर, एक ज्वाइंट कोई रीजनल कोऑपरेशन की मीटिंग नहीं हो सकती। मीटिंगें कर करके मतलब आप बयानबाजी पे बयानबाजी सुन तो लो ना मेरे मित्र, सुन तो लो। क्या आप इनिशिएटिव लेंगे सर? मैं सुन तो लो, मैं तो लिए बैठा हूँ, आज नहीं कई बार लिया है। सुनो, देखिए अब लगातार हम जो काम कर रहे हैं, हमने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि फैसला करा दो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप मीटिंग कर लो, 3 मीटिंग हमने कर ली, फिर वही ढाक के 3 बात। मैं ना मानूं, इसका कोई इलाज है क्या? इसलिए हमने तो बार बार मीटिंग की, आखिर हमको कहना पड़ा कि भी ये नहीं मान रहे हैं, कुछ करो, आप ही करो। मैं फ्लड्स की बात कर रहा हूँ, और फ्लड्स में मैं उनको सजेशन दिया है कि आपके यहाँ फ्लड कम हो जाएंगे, एसवाइल बना दो। उनके फ्लड की चिंता कर रहा हूँ मैं अपने फ्लड का उनके ऊपर नहीं थोका कुछ भी। मैं तो कहता हूँ वो भी फ्लड से बच जाएंगे, और ये एसवाइल की नहर बनती है, वो पानी हमारे आएगा तो हम दक्षिण हरियाणा में चढ़ा लेंगे ऊपर। हमने तो इस बार भी पता नहीं कितना पानी, शायद जो भी हमारे जितने ये थे गेट्स दक्षिण हरियाणा को जाने वाला पानी है, सारी अपलिफ्ट जो इरीगेशन है, सारे पंप, सारे हमारे नहरें, सारे हमारे रजवाए सब चला दिए। नांगल चौरी तक पानी हमने भेजा है, वहाँ तो वर्षा होती नहीं है,
तो इसलिए ये रास्ते तो मिलजुल के निकालने पड़ेंगे, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम का कोई अर्थ नहीं है, और ब्लेम गेम करते रहेंगे तो इसका नुकसान सबको होगा। पीछे सीएम साहब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे हैं कि हम राजनीति नहीं करना चाहते इस आपदा के वक्त में, लेकिन हरियाणा में 9 साल में जो यमुना है जितनी, इसमें अवैध खनन होता रहा, सरकार ने अवैध खनन होने दिया और कार्रवाई नहीं की, ना तटबंधों को मजबूत करने का काम किया, ना जो ठोकरे बनाने की समय समय पर जो काम होता है इससे जुड़ा हुआ, ना वो ठोकरे बनाने का काम हुआ। यानी सर वो कहते हैं कि आपदा है और हम सरकार के साथ हैं, लेकिन सरकार ने 9 साल में तैयारियां क्यों नहीं की? आप प्राकृतिक आपदा कभी भी आ सकती है, सरकार ने तैयारी क्यों नहीं की? अवैध खनन को लेकर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है, बाढ़ का और अवैध खनन का जैसा संबंध वो बता रहे वैसा नहीं होता। खनन अगर कम होगा तो बाढ़ आएगी, खनन ज्यादा होगा तो पानी को स्मूथ रास्ता मिलेगा। खनन रेगुलर हो, अवैध ना हो, ये एक दूसरा विषय है जिसमें से हमारा रेवेन्यू का लॉस होता है, लेकिन खनन ज्यादा हो जाए तो पानी को रास्ता मिलता है। मैं तो सुझाव देने वाला ऐसा आदमी हूं, जो मैंने केंद्र सरकार के हमारे जो मंत्री हैं पावर अपना वाटर रिसोर्सेज के, मैंने कहा एक लेवल खनन का तो अनिवार्य करना चाहिए नहरों में। यानी अगर एक लेवल खनन का अनिवार्य नहीं करेंगे तो पानी बाहर आएगा। इसलिए नहरों को, ये नदियों को डीप करना, नदी डीप करने के लिए वहाँ हम हर बार ये कहेंगे कि हाँ इसको खनन रोका जाए, खनन ना किया जाए, खनन लाइसेंस दे के किया जाए। नहरों का खनन तो नेचुरल करने का अगर नहीं बनेगा तो पानी ओवरफ्लो करेगा, इसलिए उसका कोई संबंध नहीं है। केवल बात करने के लिए वो कह देते हैं, कर देते हैं। और दूसरा विषय उन्होंने कहा कि हमने जितने जहाँ जहाँ आवश्यकता होती है उसके बांध बनाने की या उसके जो लगाने स्टड लगाने की, वो हर बार करते हैं। ये जो फ्लड कंट्रोल वाली बोर्ड की मीटिंग होती है इन्हीं कामों के लिए होती है। जहाँ जहाँ से डिमांड आती है, जहाँ जहाँ से वो लोग सर्वे करके बताते हैं, उन सबका इस बार भी 800-850 करोड़, कितना 930 करोड़ रुपए हमने सैंक्शन किया केवल इस बाढ़ राहत के लिए, इस फ्लड कंट्रोल बोर्ड के माध्यम से। ये जनवरी में किया है, दूर भी नहीं। एक बड़ा टेक्निकल विषय है, हम कहते हैं कि 3,62,000 क्यूसेक पानी यमुना के यहाँ से गया, लखीमपुर से गुजरा। वो कह रहे हैं कि 11 लाख हुआ। एक चीफ मिनिस्टर संवैधानिक पद पे बैठे हुए 11 लाख कह रहे हैं, एक चीफ मिनिस्टर संवैधानिक पद पे बैठे हुए 3,62,000 कह रहे हैं। दोनों संवैधानिक पद पे बैठे हुए, इसमें कोई टेक्निकल तो होनी चाहिए। अभी रविवार यही रविवार तक यही आएगा जो कमेटी बनाई है, इसीलिए बनाई है कि मामला क्या था। नहीं फ्लड के नहीं, पानी का अगर मैं क्या कर रहा हूँ, अगर वहां से मानो डिसिल्टिंग नहीं हुई होगी तो जो गेज होता है वो पानी अगर ऊपर चल के चढ़ेगा तो वो 3 लाख को भी 11 लाख बताएगा। अगर 4 मीटर नीचे पानी निकलना था और 4 मीटर उसकी गाद मिल गई, पानी को स्पेस ही नहीं मिला, तो वही पानी अगर 4 मीटर से ऊपर अगर जाएगा तो 4 मीटर भाई पानी का लेवल ही बताएगा, वो रेत का लेवल नहीं बताएगा। पानी कितना, गाद कितनी है, वहाँ डिसल्टिंग हुई कि नहीं हुई, अनक्रोचमेंट कितनी है, और ये गेट्स का जो सारा मामला आ रहा है इसमें फॉल्ट किसका है, और ये सारी चीजें चेक करनी बहुत जरूरी है। इसमें हम कोई स्टेट के एक के ऊपर नहीं डालते हैं। आखिर पूरा दिल्ली का जो मामला है वो साफ होकर निकलेगा, हमें पानी आगे मिलेगा। और दिल्ली जनता हमारी जनता है भाई, दिल्ली की जनता किसी और की थोड़ी है। मैंने उस दिन भी कहा था कि हम ऐसे जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है उन नुकसान की सहायता सेवा करने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। बल्कि मैंने बताया था कि हिमाचल का नुकसान हमसे कहीं ज़्यादा हुआ है। एक आपकी बातचीत में ध्यान में आ गया, वैसे मैं भूल गया था, हमने तय कर लिया है कि उन्होंने अपना जो सीएम रिलीफ फंड एक अकाउंट बनाया है हरियाणा की ओर से, हम हिमाचल को 5 करोड़ रुपया भेजते हैं। मैंने बताया ना, हिमाचल के लिए 5 करोड़ का फंड हरियाणा सरकार की ओर से मिल जाएगा। हरियाणा, हाँ हरियाणा सुनिए, अभी हरियाणा का नुकसान जो हुआ है उसका आंकलन लगभग 500 करोड़ के आसपास बनता है। 281 करोड़ रुपया हमारे पास केंद्र की ओर से आया है। हम डिमांड करेंगे कि ये पैसा 200-300 करोड़ रुपया हमारे पास केंद्र से आ जाए। अब इससे ज़्यादा तो लोकल लेवल पर सहायता एनजीओ ने, संस्थाओं ने उन लोगों को निकालने के लिए, रिहेबिलिट करने के लिए, उनको भोजन के लिए काफ़ी मात्रा में किया है। अब इस बाकी काम के लिए अभी पब्लिक से फंड्स उस प्रकार की कोई स्थिति नहीं है। ठीक है, नुकसान हुआ है, लेकिन हम मान के चलें कि 400-500 करोड़ रुपया का इतना बड़ा नुकसान नहीं है जिसके कारण से हम जनता के सामने जाएंगे। बाढ़ आई है, प्राकृतिक आपदा है, हरियाणा का भी बहुत नुकसान हुआ है, अन्य राज्यों का। हथनीकुंड में एक लेवल तक ही पानी रख सकते हैं क्योंकि बराज है वो। तो ये जो पानी चाहे दिल्ली का आपके पल्लौल और फरीदाबाद में भी प्रेशर बना रहा है आगे जाके पानी,
इसके पीछे कहीं बांध बनाने की कोई योजना है ताकि ऐसी विपदा तो ठीक आगे भी आ प्रश्न सके? ठीक प्रश्न पूछा। इससे देखिए निपटने के लिए देखिए मैं तो चूंकि यमुनानगर में बहुत लंबा समय मैंने अपना जीवन का गुजारा 6 वर्ष, और मैं उस सारे इलाके की टोपोग्राफी जानता हूँ। उस समय का एक मेरा आइडिया है जो मैंने अभी देवेंद्र सिंह को इनको कहा था, इन्होंने टीम भी भेजी है कि हथनी कुंड बैराज से भी थोड़ा पीछे, एक 500 मीटर पीछे एक डैम बनाया जाए। और वो डैम बनाएंगे तो उसमें निश्चित रूप से हमारी अपनी भी ज़मीन है और हिमाचल की ज़मीन भी हमने उनसे बात भी की थी कि कुछ 1-2 गांव की ज़मीन हमको लेनी पड़ेगी अगर डैम बनाते हैं। उसका सर्वे चल रहा है। उस सर्वे के नाते से वहाँ की कोई रिपोर्ट आएगी। प्रारंभिक तौर पर लोगों ने कहा कि बन सकता है, कई लोगों ने और भी सुझाव दिया। तो जहाँ कलेश्वर की पहाड़ियाँ हैं उधर भी पहाड़ी है, इधर भी पहाड़ी है, तो वहाँ एक डैम बनाने की बात हो सकती है। अगर वो डैम बनता है तो पर्याप्त पानी जो है वहाँ स्टोर किया जा सकता है और हमें भी हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उन सबको बल्कि उत्तर प्रदेश भी पानी की सहायता मिलेगी। अभी 3 डैम जो पीछे चल रहे हैं, रेणुका डैम, लखवार और किसाऊ, इन डैम्स को भी तैयार होने के बाद जो आज हमें यमुना का पानी लगभग 3 महीने पर्याप्त मिलता है, फिर मैं कह सकता हूँ को 7-8 महीने पर्याप्त मिलेगा। जितनी आवश्यकता होगी उतना मिलेगा। साल भर कैसे मिले इसकी योजना आगे चल करके बनाएंगे, कोई ना कोई फिजिबल रिपोर्ट आगे तो करेंगे। धन्यवाद। एक मिनट ऐसे राकेश जी एक मिनट रुक जाओ, एक बोले, एक मिनट। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित करने के लिए उप मुख्यमंत्री ने कहा था कि लिखेंगे, क्या सरकार ने लिख दिया? हमने घोषित कर दी है ना, 12 जिले घोषित कर दिए। अभी बाढ़ के कहीं की ईंट, कहीं का अरोड़ा, भानुमती का कुनबा जोड़ा, और जोड़ते बाद में टूटना पहले शुरू हो जाता है। उनके यहाँ जो स्वर आए हैं वो आपको बताइए। एक मिनट। सुनील जाखड़ ने कहा है कि हरियाणा को विधानसभा के लिए जो जगह देंगे चंडीगढ़ में, उसके लिए 10 एकड़ की तो दूर की बात 1 इंच भी नहीं दी जाएगी। चलिए ये विषय एडमिनिस्ट्रेटिव विषय, पार्टियों का विषय नहीं है ये। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। मुख्यमंत्री मनोहर लाल को आप सुन रहे थे। दरअसल बाढ़ की वजह से जो हानि हुई है उसकी भरपाई कैसे की जा सकती है, इस दिशा में कदम उठाए जाएंगे आगे और किस तरीके से काम होगा, ये मुख्यमंत्री लगातार बताते हुए खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल को आपने सुना। बहुत सारी बातों का जिक्र उनकी ओर से किया गया है। नहरें सिंचाई के लिए हैं, बाढ़ के पानी के लिए नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जो पॉलिटिक्स भी हुई या पॉलिटिकल रिएक्शन सामने आए, उन तमाम बातों को लेकर उन्होंने दिल्ली सरकार को लेकर भी जो रिएक्शन आए, उन तमाम बातों को लेकर वो जिक्र करते हुए नजर आए हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। किस तरह बारिश का कहर बरपा ये भी उन्होंने बताया। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है चंडीगढ़ में। उन्होंने कहा कि हमने जल्द से जल्द इंतजाम किए हैं, किस तरह से लोगों को राहत दी जा सकती है, इसको लेकर शुरुआत से ही सरकार अलर्ट रही। हिमाचल प्रदेश का जिक्र उन्होंने किया और कहा कि हमसे ज़्यादा नुकसान हिमाचल प्रदेश का हुआ। 4 जिलों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है, ये भी मुख्यमंत्री कहते हुए नजर आए हैं। हरियाणा में करीब 500 करोड़ का नुकसान हुआ है। ये पूरा आकलन जो पेश किया है मीडिया के सामने मुख्यमंत्री ने, केंद्र से जो राहत मिली उसको लेकर उन्होंने जिक्र किया। तमाम सारी बातें अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी ओर से कही गई हैं। पंजाब में बाढ़ की चिंता भी हम करते हैं, ये भी सीएम ने कहा कि पंजाब SYL बना रहे तो बाढ़ नहीं आएगी। ये सारी बातें श्री मनोहर लाल की ओर से कही गई हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। एक दूसरे पर ब्लेम गेम ठीक नहीं होता है, क्योंकि जिस तरीके से आरोप लगाए गए उधर दिल्ली की सरकार ने या फिर अरविंद केजरीवाल ने जो आरोप हरियाणा के ऊपर लगाए, उन तमाम आरोपों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल नजर आए हैं। जो नुकसान हुआ है या फिर जिस तरह से राहत लोगों तक पहुंचाई गई है, उस सारी बातें सीएम ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही हैं। और जो मीडिया ने सवाल किए उन सभी सवालों का सिलसिलेवार तरीके से वो जवाब भी देते हुए नजर आए और कहा कि जो ब्लेम गेम खेला जा रहा है ये दरअसल ठीक नहीं है। पंजाब को लेकर SYL को लेकर भी सीएम बोलते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि अगर SYL का निर्माण हो गया होता तो शायद इस तरीके की स्थितियाँ नहीं बनती। तो ये सारी बातें सीएम की ओर से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई हैं। अपनी PC में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सारी बातों का जिक्र किया है। पंजाब हिमाचल का जिक्र भी करते हुए नजर आए। कहा कि हिमाचल में किस तरीके से तबाही हुई या फिर जो नुकसान हुआ उसका जिक्र उन्होंने किया। कहा कि ब्लेम गेम करते रहेंगे तो समाधान नहीं होगा, समाधान की दिशा में हमें कदम आगे बढ़ाना होगा। ये बातें सीएम मनोहर लाल की ओर से कही गई हैं। ये बड़ी खबर चंडीगढ़ से इस वक्त आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री को आप सुन भी रहे थे।